नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं NCERT राजनीति विज्ञान की पुस्तक के चौथे अध्याय में, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इससे पहले अध्याय में जहां हमने लोकतंत्र और विविधता नाम के उस अध्याय में यह जाना था कि सामाजिक विविधताएं जो हैं, सोशल डाइवर्सिटीज जो चीज़ें हैं, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं होती। सामाजिक विविधताएं जब सामाजिक विभाजन बनने लगती है तो वह लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण होने लगती है। इस अध्याय में हम समाज में व्याप्त 3 प्रमुख असमानताओं की चर्चा करेंगे और विशेष रूप से भारत के कॉन्ट्रडिक्शंस में, भारत के संदर्भ में इन 3 सामाजिक असमानताओं, जिसमें जातिगत असमानताएं, धार्मिक असमानताएं और लैंगिक असमानताओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ये जो सामाजिक असमानताएं हैं, इनका राजनीति में किस प्रकार प्रतिनिधित्व होता है, राजनीति में इन सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है और इन सामाजिक असमानताओं में राजनीति की अभिव्यक्ति यह लोकतंत्र के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। इस प्रकार हम इन 3 बड़ी सामाजिक असमानताओं के बारे में थोड़ा विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले लैंगिक असमानता की बात करेंगे, उसके बाद धार्मिक असमानता और फिर सबसे अंत में जातिगत असमानता की बात इस चैप्टर में करने वाले हैं। हम प्रारंभ करते हैं लैंगिक मसलों से। लैंगिक मसले और राजनीति। हम सब लोग जानते हैं जो समाज में एक सबसे प्रमुखता से दिखने वाला एक सामाजिक अंतर है, वह अंतर है स्त्री और पुरुष का अंतर। स्त्री और पुरुष का अंतर ये एक सामान्य प्राकृतिक अवस्था इसको मान सकते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं होता। यह तो एक प्राकृतिक स्थिति है, प्राकृतिक बनावट जैसा है। लेकिन हम क्योंकि राजनीति विज्ञान की पुस्तक में इस विषय को पढ़ रहे हैं, तो समाज में ये जो लैंगिक असमानता है, ये असमानता इतनी बड़ी और व्यापक क्यों हो गई कि उसकी चर्चा हमें राजनीति विज्ञान की इस किताब में करनी पड़ रही है। तो हम सब लोग जानते हैं वह कारण है श्रम का लैंगिक विभाजन। हम सब जानते हैं कि समाज के अंदर लड़के और लड़कियों का ये जो भेद है, यह इतना बड़ा हो गया है कि महिलाओं की तरफ देखने की जो दृष्टि है समाज में, महिलाएं क्या काम करेंगी तो घर की 4 दीवारी के अंदर के जो काम है, घर के अंदर के जो काम है, रोटी बनाना, सफाई करना, परिवार की संभाल करना, बच्चों को केयर टेकिंग करना, ये सारे काम महिलाओं से चिपक गए हैं। जबकि पुरुष क्या करेंगे, पुरुष कमा कर लेकर के आएंगे। यानी कि जो सार्वजनिक जीवन है, जो घर की 4 दीवारी के बाहर का जीवन है, वह पुरुषों को सौंप दिया गया और घर के अंदर का जो जीवन है वह महिलाओं से चिपक गया। यानी महिलाओं की जब बात होंगी तो इसका मतलब घर के 4 दीवारी के अंदर के सारे काम महिलाएं करेंगी और घर की 4 दीवारी के बाहर के जो काम है वह पुरुषों के लिए तय कर दिए गए समाज में। ये जो परंपरा है, ये जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है श्रम का लैंगिक विभाजन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि समाज में एक इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार की एक व्यवस्था निर्मित हो जाना, जिसमें स्त्रियों के लिए तो ये तय कर दिया जाए कि ये घर के अंदर, घर की 4 दीवारी के अंदर के ही काम करेंगे और सार्वजनिक जीवन के काम यह पुरुषों के लिए तय कर दिए जाते हैं। इस व्यवस्था को श्रम का लैंगिक विभाजन या फिर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का ये जो लैंगिक विभाजन हुआ है श्रम का, लेबर का जो सेक्सुअल डिवीजन हुआ है, उसके परिणाम क्या होते हैं? तो उन परिणामों को हम 2 प्रमुख बिंदुओं में यहां पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि एक तो परिभाषा में ही स्पष्ट हुआ, श्रम के इस लैंगिक विभाजन के कारण से सबसे पहली बात तो यही हुई कि औरतें जो हैं वो घर के 4 दीवारी में कैद होकर रह गई। उनका विकास एक तरीके से अवरुद्ध हो गया। घर के 4 दीवारी के भीतर के जो काम हैं, उन सामान्य कामों को ही महिलाओं को करना पड़ा या महिलाओं के लिए वही एक दृष्टि बन गई। जबकि जो सार्वजनिक जीवन है, आउटसाइड द होम, घर से बाहर का जो संपूर्ण जीवन है, समाज जो जीवन है, वह पुरुषों के लिए एक तरीके से रिजर्व कर दिया गया कि सार्वजनिक काम करने का अधिकार किसको है, पुरुषों को है। और ऐसा करने के कारण से क्या हुआ, ये जो महिलाओं का जो एक समूह है, जिसके लिए हम बात करें कि मनुष्य जाति जो संपूर्ण मानवता है इस धरती पर, उस धरती की संपूर्ण मानवता का, मनुष्यता का लगभग आधा जो हिस्सा है महिलाओं का है।
लेकिन ये आधी आबादी जो है वह सार्वजनिक जीवन से बाहर हो गई। किसके कारण से? इस श्रम के लैंगिक विभाजन के कारण से। मनुष्य जाति का ये आधी आबादी जो महिलाओं की थी, उनका सार्वजनिक जीवन में लगातार कंट्रीब्यूशन कम होता रहा। और अगर हम राजनीति की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो पॉलिटिक्स में तो महिलाओं की जो भूमिका है वो लगभग नगण्य सी हमको दिखाई देने लगती है। ये श्रम का लैंगिक विभाजन आजकल का नहीं, ये तो हम जितना पुराना देखेंगे वहां से हमको दिखाई देता है कि ये लगातार सिलसिलेवार परंपरागत तौर पर ये श्रम का विभाजन इसी प्रकार का, महिलाओं को घर के अंदर का काम और पुरुषों को घर के बाहर का काम, ये लगातार चलता ही आया है। और उसके कारण से महिलाओं का जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व है वो लगातार घटता चला गया है। और इस कारण से संपूर्ण दुनिया भर में ही ये जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, बड़ी ऊंची नौकरियों में लगातार घटने लगा, तो फिर संपूर्ण दुनिया में महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन प्रारंभ हुए। संपूर्ण दुनिया में अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के आंदोलन, जिनका उद्देश्य था महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्टेटस, महिलाओं की भूमिका पुरुषों के बराबर समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में हो, इसके लिए जो आंदोलन चले उनको कहा गया नारीवादी आंदोलन। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द हुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो नारीवादी आंदोलन क्या है? महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने और महिलाओं की भूमिका समाज में पुरुषों के बराबर लाने के उद्देश्य से दुनिया भर में जो आंदोलन हुए हैं उनको कहा गया है नारीवादी आंदोलन या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसमें ये जो फेमिनिस्ट शब्द है ये भी गौर देने लायक है। फेमिनिस्ट या फिर नारीवादी, ये शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता है? तो नारीवादी से या फेमिनिस्ट से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा स्त्री और पुरुष, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो स्त्री पुरुष अधिकारों की समानता की बात करता है, वह व्यक्ति नारीवादी या फिर फेमिनिस्ट कहलाता है। आपकी किताब में भी अलग से एक वर्ड इसके लिए दिया है। आगे हम पढ़ रहे हैं भारत में महिलाओं की स्थिति। हमने इस चैप्टर की प्रस्तावना में क्लियर किया कि हम इन तीनों असमानताओं को विशेष रूप से भारत के संदर्भ में ही समझने की कोशिश इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो ये जो पहला सामाजिक असमानता जिसको लैंगिक विभाजन के रूप में हम पढ़ रहे हैं, भारत में उसकी स्थिति कैसी है? तो भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो भेदभावपूर्ण है, ऐसा हम सबको अनुभव होता है। और उसका एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि प्रारंभिक काल से ही लेकर अब तक हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, वह पितृ प्रधान रहा है। और केवल भारत ही नहीं तो संपूर्ण दुनिया के अधिकांश जो सिविलाइजेशंस हैं उसमें पितृ प्रधान समाज की ही एक परंपरा रही है। पितृ प्रधान समाज मतलब क्या, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। पितृ प्रधान समाज का मतलब तो है जहां पुरुष जो है, पिता जो होता है, वह परिवार का एक तरीके से शासक या परिवार का एक प्रमुख निर्णय लेने वाला व्यक्ति जो होता है वो पिता ही होता है। ऐसा जो समाज है उसको हमने कहा है पितृ प्रधान समाज, जहां परिवार के संपूर्ण निर्णय, सभी बड़े निर्णय पिता जो है वही परिवार के मुखिया के रूप में लेता है। ऐसे समाज को पितृ प्रधान समाज कहा गया है। और ऐसी स्थिति में सार्वजनिक निर्णय लेने की जो बात है, जब परिवार के ही निर्णय लेने में पुरुषों की प्रधानता रही समाज में, तो फिर समाज के लिए जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसमें महिलाओं का गौण होना ये तो स्वाभाविक ही था। और इसलिए भारत में आज हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी हमें भेदभावपूर्ण नजर आती है। और वो भेदभावपूर्ण महिलाओं की जो स्थिति है उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव की जो स्थिति है उसको अलग अलग क्षेत्रों में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो लगातार भारत में, हालांकि हम 1947 के बाद की अगर बात करें तो हम हर जनगणना के बाद जो आंकड़े आते हैं उसको जब हम देखेंगे तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर वह लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी 2011 की जो अंतिम जनगणना थी उसके अनुसार भी अगर हम देखें तो आज भी महिलाओं की जो साक्षरता का दर है, साक्षरता अर्थात पढ़ी लिखी महिलाओं का जो प्रतिशत है वह केवल 65.46% है, जबकि पुरुष साक्षरता की जो दर है वह
82.14% है, यानी 82.14%, जहां पुरुष लोग इतने साक्षर मिलते हैं। 100 लोगों में से 82 लोग पुरुष वह साक्षर मिलते हैं, लेकिन महिलाओं में 100 महिलाओं में से केवल 65 महिलाएं ही साक्षर हो पा रही हैं। ये आज वर्तमान भारत की स्थिति है, जो हमको बताती है कि शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं के साथ एक भेदभाव पूर्ण स्थिति को यहां पर बिल्कुल स्पष्ट करती है। शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस भेदभाव को और अधिक तरीके से हमको बता सकता है, स्पष्ट कर सकता है। वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीमित संख्या, यानी कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या तो फिर भी एक तरीके से 60-65% जो ये साक्षरता दर बता रही है, लेकिन इन साक्षर महिलाओं में से भी जब हम और डिटेल्ड में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ऐसी संख्या तो और भी कम है, बहुत ही कम है। और तो और जब दूसरी दृष्टि से हम बात करते हैं, यानी कि परिणामों की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे, संपूर्ण दुनिया का, संपूर्ण देश भर का, संपूर्ण भारत का अगर हम परिणाम देखेंगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो या वो स्टेट बोर्ड का परिणाम हो, उन परिणामों में आप देखेंगे तो जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बेहतर या फिर लड़कों के बराबर ही इक्वल वो अपना परफॉर्मेंस देती हैं, उनके परिणाम उनके बराबर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हायर एजुकेशन में बच्चियों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा में जो बच्चियों का नामांकन होना चाहिए, वह अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, वह अपेक्षा से बहुत कम है। और ऐसा क्यों है? तो उसके अंदर हमको सबसे बड़ा जो कारण नजर आता है वो ये है कि हमारे परिवारों का जो माइंडसेट अभी भी हो गया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कि परिवार में जो परिवार के आर्थिक संसाधन हैं, उनको लगता है कि लड़कियां जो हैं उसकी तो शादी हो जाएगी, उसकी पढ़ाई पर इतना क्यों खर्च करना है, वो तो अपना परिवार छोड़कर किसी दूसरे का परिवार संभालेगी, इसलिए उसकी पढ़ाई पर जो आर्थिक संसाधन है उसका व्यय कम किया जाता है परिवारों में। लेकिन लड़कों के बारे में सोचा जाता है कि अगर इसको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो ये परिवार को संभालेगा, इसलिए जो परिवार का उपलब्ध आर्थिक संसाधन है उसका अधिक उपयोग वो लड़कों की शिक्षा पर ज्यादा किया जाता है। उसके कारण से ये जो उच्च शिक्षा में बच्चियों के स्थानांतरण की बात है या उच्च शिक्षा पूरी करने की जो बात है महिलाओं के लिए, वह आज भी भारत में बहुत निराशाजनक कह सकते हैं और बहुत धीमी गति से बढ़ रही है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या। कुल मिलाकर ये जो चर्चा हमने इन बिंदुओं के आधार पर की है वो ये स्पष्ट करती है कि शिक्षा क्षेत्र में आज भी महिला और पुरुष के बीच में एक भेदभाव है, जो इस साक्षरता के प्रतिशत में साफ साफ हम समझ सकते हैं। महिलाओं के साथ ये भेदभाव जो है वह केवल शिक्षा ही नहीं तो नौकरियों के अंदर भी है। नौकरियों के अंदर महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभाव है उसको हम इन दो बिंदुओं के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है उच्च पदों में जो भी अच्छी रेप्यूटेटेड पोस्ट है और हायर पोस्ट की जो जॉब्स हैं, अधिक वेतनमानों की जो जॉब्स हैं, उन जॉब्स के अंदर आज भी उन नौकरियों में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम है। जो हाई प्रोफेशनल जॉब्स हैं उसमें एक दूसरा, एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही निराश करने वाला एक बिंदु स्त्री पुरुष भेदभाव इन लैंगिक मसलों में हमको देखने को मिलता है, वो है कि समान कार्य के लिए भी कम वेतन। एक जैसा काम, इस बिंदु में तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत में इसके बारे में कानून भी पास हुआ है कि एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाना चाहिए, इसके लिए अधिनियम भी बना है। लेकिन ये सब होने के बावजूद आज भी केवल सामान्य मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य जो मजदूरी होती है मकान निर्माण या दूसरी जो लेबरियर्स वर्क्स हैं, उसमें भी स्त्री पुरुष की जो लेबर है, जो मजदूरी है, वो बहुत अलग है। पुरुषों की मजदूरी उसी काम के लिए ज्यादा है महिलाओं की तुलना में, और ये केवल अनपढ़ लोग जो काम करते हैं उसी में ये असमानता नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे ये जान करके कि चाहे वो सिनेमा जगत हो, चाहे वो खेल जगत हो, सभी क्षेत्रों में आज भी स्त्री पुरुष का जो मानदेय है, जो वेतन है या जो एक समान काम करने के लिए उनको दिया जाने वाला जो पैसा है, पारिश्रमिक है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये सामान्य से मजदूरी के काम से लेकर के सिनेमा जगत, बॉलीवुड बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन बॉलीवुड की उस इंडस्ट्रीज में भी
जो हीरोइंस हैं, जो महिला अभिनेत्रियां हैं, उन अभिनेत्रियों का जो पारिश्रमिक उन्हें किसी फिल्म के लिए मिलता है वो अभिनेताओं के पारिश्रमिक से कंपेयर करेंगे तो कम नजर आता है, ठीक है ना। तो ये भी एक क्षेत्र है जहां पर हमको महिलाओं के साथ भेदभाव वह अनुभव होता है, दिखाई देता है। और चौथी बात अगर हम करें लिंगानुपात, भारत का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात होता क्या है उसको हम स्पष्ट कर दें। लिंगानुपात मतलब क्या होता है, तो लिंगानुपात का मतलब है भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, इस अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। ये लिंगानुपात की दृष्टि से अगर हम चर्चा करेंगे तो भी हमको ये जो बहुत निराशाजनक तथ्य है कि भारत में महिला और पुरुष के बीच ये जो भेदभाव है ये बहुत बड़ा है, इसको हम इस बिंदु से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज अगर हम बात करें वर्तमान भारत में, तो हमारा जो भारत का लिंगानुपात है वह 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 943 है, यानी कि संपूर्ण देश की जनसंख्या का अगर हम रेशियो निकालें तो पुरुषों की जनसंख्या 1000 जनसंख्या पर केवल 943 महिलाएं हैं। ये औसत में देखने में तो फिर भी ठीक लगता है, लेकिन यह जानकर तो बहुत ही आश्चर्य और डर भी लगता है कि भारत के लगभग 8 के आसपास राज्यों में तो ये जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वह 800 850 के आसपास ही रह गई है, यानी 850 के आसपास भी 8 के आसपास राज्यों में यह अनुपात और भी कम है। अगर हम बात करें देश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कुल लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पर 879 इतनी ही महिलाएं हैं। ये सबसे कम लिंगानुपात है देश का, जबकि सबसे ज्यादा देश में केवल और केवल आपको जानकर आश्चर्य होगा केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी कि लिंगानुपात अगर कहीं का अधिक है तो ये एकमात्र देश का राज्य है केरल, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं मिलती हैं। केरल के बारे में आपको यह भी ध्यान होगा, एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं, देश में सबसे अधिक साक्षर जो राज्य है, सबसे अधिक साक्षरता का जो प्रतिशत है वह भी केरल में ही है। तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है देश का जहां पर 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, यानी कि लिंगानुपात अधिक है, वह है केरल। स्त्री पुरुष भेदभाव की जो हम बात कर रहे हैं, भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव की स्थिति को समझने के लिए हमने अलग अलग बिंदुओं की बात की। हमने शिक्षा के क्षेत्र में देखा है उच्च पदों पर समान कार्य के लिए असमान वेतन, और लिंगानुपात के आधार पर हमने इस भेदभाव को समझने की कोशिश की। उसका एक अंतिम बिंदु है घरेलू हिंसा। भारत में ये घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वह भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है बच्चों। हमारा देश वर्षों से हमको ये सिखाता आया है, हमारी परंपराएं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ये हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अधिष्ठान था जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। और आप देखिए कितना आश्चर्यजनक है कि जैसे जैसे हमारे देश में कुल साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही हमारे देश के अंदर घरेलू हिंसा का प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है, घरेलू हिंसा के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। घरेलू हिंसा क्या है उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। महिलाओं के ऊपर अपने ही घर में, अपने ही परिवार में अलग अलग कारणों से, कभी लड़का चाहिए, लड़के की जगह अगर लड़की हो गई, इस नाम पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। अपने ही घर में हिंसा करने वाला कौन है, अत्याचार करने वाला कौन है? उसी के परिवार का व्यक्ति है। कोई सासू है, कोई ससुर है, देवर है, जेठ है, या फिर उसका अपना ही पति है। ये अपने ही घर में महिलाओं के ऊपर अलग अलग कारणों से किए जाने वाले जो अत्याचार हैं उनको घरेलू हिंसा इस नाम से जाना जाता है। और भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक ये स्थिति है कि जैसे जैसे हमारे देश का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही अपने देश में महिलाओं के ऊपर होने वाले घरेलू हिंसा के मामले यह भी बढ़ रहे हैं। ये घरेलू हिंसा के जो बढ़ते हुए मामले हैं ये भी हमको साफ साफ ये इंडिकेट करते हैं कि भारत में महिलाओं के साथ ये भेदभाव की स्थिति अभी भी
बन रही है, बढ़ रही है। महिलाओं के साथ इस भेदभाव की स्थिति के बाद हम आगे अपने इस अध्याय के टॉपिक पर बढ़ रहे हैं, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की स्थिति क्या है देश में महिलाओं की। तो हम सब जानते हैं देश के अंदर जो चुनाव होते हैं वो चुनाव 3 प्रकार के होते हैं। हमने बहुत प्रारंभ में, शायद आपने 8वीं कक्षा में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, 9वीं में भी पढ़ा होगा कि देश में 3 प्रकार की सरकारें हैं। संघवाद जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें भी हमने देखा भारत के संघीय ढांचे में केंद्रीय सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं और उसके नीचे स्थानीय सरकारें हैं। तो जो केंद्र की सरकार बनती है वह लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी हम इस 3 स्तरों पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, देश के जो सबसे बड़े चुनाव होते हैं लोकसभा, उसके अंदर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय देश में पहली बार चुनाव हुए थे, उस पहले लोकसभा के चुनाव में कुल सदस्य संख्या का केवल 5% महिलाएं थी। यानी कि महिलाओं का लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व था वो देश के पहले चुनावों में, आजादी के बाद पहले चुनाव में केवल 5% था, जो लगातार बढ़ रहा है लेकिन वो बहुत धीमी गति से है। 2014 यानी कि इस पिछले चुनाव से पहले 2014 में पहली बार देश की जो लोकसभा है उसमें महिलाओं की संख्या 12% तक पहुंची थी। यह पहली बार ही था। 2009 की अगर बात करें तो कुल लोकसभा में कुल महिलाओं की संख्या ही 28 थी, 28 ही सदस्य संख्या थी। लेकिन 2014 में पहली बार वो कुल सदस्य संख्या का 12% तक पहुंची, जो कि वर्तमान में, ये भी आप ध्यान कर लीजिए, 2014 में जो लोकसभा थी वो 16वीं लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा थी? 16वीं लोकसभा थी। और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। वर्तमान लोकसभा कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है ना। 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा का मतलब ये जो चुनाव 2019 में हुआ था, ये लोकसभा का आजादी के बाद 17वां चुनाव था। 17वीं चुनाव के बाद ये लोकसभा का निर्माण हुआ है। इस वर्तमान 17वीं लोकसभा में कुल प्रतिशत महिलाओं का, कुल सांसदों में महिलाओं का प्रतिशत 14.3% है। अगर हम संख्यात्मक बात करें तो लोकसभा के अंदर कुल निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो 543 होते हैं। तो आज वर्तमान में 543 में से 78 सदस्य जो हैं, 78 सांसद जो हैं वो महिलाएं हैं। 78 सांसद वो महिलाएं हैं। इस प्रकार इस लोकसभा के दृष्टि से हम देखेंगे तो धीरे धीरे 5% था पहली लोकसभा में महिलाओं का अनुपात, महिला सांसदों का अनुपात, जो बढ़ते बढ़ते अब 14.3% तक आ गया है। शुभ संकेत है। हम इस दिशा में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये उम्मीद है कि ये घरेलू हिंसा के मामले जो हैं, चाहे वो हमारा, और दूसरा उसके साथ ही जो साक्षरता का जो दर कम है महिलाओं की, वह भी लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये एक अच्छा शुभ संकेत है। लेकिन जब हम राज्यों की विधानसभाओं की बात करते हैं, प्रत्येक राज्य के अपनी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। इन प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं का अगर हम बात करें, संपूर्ण देश के आज 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों की विधानसभाओं में जो विधानसभा सदस्य आते हैं, उनकी कुल संख्या की अगर हम बात करें तो हमको फिर एक निराशाजनक स्थिति दिखती है कि आज भी देश की कुल विधानसभाओं का में कुल 5% ही महिला सदस्य हैं। ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही हम पढ़ रहे हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और हमने उसको लोकसभा के अंदर उसके प्रतिनिधित्व को देखा, राज्यसभा के अंदर उसके प्रतिनिधित्व को देखा, और तीसरे प्रकार के जो चुनाव भारत में होते हैं, तीसरे प्रकार की जो सरकारें भारत में है, वो हम सब जानते हैं, वो है स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें जिसको पंचायती राज व्यवस्था के रूप में भी जानते हैं। तो हमारे देश में यहाँ पर एक बहुत ही आशास्पद और बहुत ही उत्साह भरा संकेत हमको देखने को मिलता है महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में, कि हमारे यहाँ पर स्थानीय सरकारों में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। स्थानीय सरकारें हम सब जानते हैं, जो नगरों की जो नगर निकाय होती हैं और गाँव में जो पंचायती राज हैं, पंचायतों के जो अलग अलग चुनाव होते हैं, उन सब के लिए भारत में ये तय कर दिया गया है कि उसमें कुल सदस्यों का 1/3 हिस्सा
वह महिलाओं का ही होगा, यानी 1/3 सीटों पर महिलाएं ही चुनाव लड़ेगी। और ये होने के कारण से भारत में स्थानीय स्वशासन में, पंचायती राज व्यवस्था में आज अगर हम बात करें तो कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या, ऐसी महिलाएं जो पंचायतों में या नगर निकायों में चुनाव लड़कर जीतकर प्रतिनिधि बनकर समाज के सामने आई हैं, उनकी संख्या आज 10 लाख से भी अधिक है। यह उत्साह करने वाला एक बिंदु इस सारे लैंगिक मसलों को जिसको हम पढ़ रहे हैं, एक उत्साहजनक आंकड़ा है। यह लगातार आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आबादी में तो 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है। उसमें भी अभी 1/3 की बात केवल स्थानीय स्वशासन में हुई है, यानी कि सबसे निचले दर्जे की जो सरकार है उसमें 1/3 पद स्वीकृत किए गए महिलाओं के लिए, और उसके कारण से उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भारत में स्थानीय सरकारों में बढ़ा है। राजस्थान के बारे में मैं आपको बता दूं, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन में 50% सीटें, 50% जो रिप्रेजेंटेशन है वो महिलाओं के लिए कर दिया है। ऐसा करने वाला राजस्थान ही देश का एकमात्र राज्य है। तो इस दृष्टि से ये एक शुभ संकेत है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्थानीय स्वशासन में बढ़ रहा है। तो आपके सामने जब ये प्रश्न आए कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्पष्ट कीजिए, भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, तो हम क्रमशः तीनों प्रकार की जो सरकारें हैं उसमें महिलाओं की स्थिति बता पाने में अब सक्षम है कि लोकसभा में, पहली लोकसभा में जहां केवल 5% महिलाओं का प्रतिनिधित्व था, वो वर्तमान में 17वीं लोकसभा में 14.3% हो गया है। राज्यों की विधानसभाओं में अभी अपेक्षा से कम प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, लेकिन पंचायती राज जो सबसे निचले लेवल की गवर्नमेंट है भारत में, वहां पर 1/3 पद महिलाओं के लिए सृजित कर दिए गए हैं। उसके कारण से देश में 10 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की आज संख्या है, जो दुनिया में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जैसा भी है। एक अंतिम बिंदु हम इस अध्याय में के इस भाग में ले रहे हैं, वह है महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सुझाव या प्रयास। तो ये जो कम अनुपात है, कम प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, विशेषकर लोकसभा और विधानसभा में, इसको किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इसके 2 सुझाव मैं प्रमुख रूप से बता सकता हूं, या फिर आप सब लोग भी अपना दिमाग लगाकर इतने सारे विवरण में से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने का ये है कि स्वयं महिलाएं अपने सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिकाओं को बढ़ाएं, अपने साक्षरता का स्तर बढ़ाएं, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो राजनीति की तरफ आकर समाज में महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेटेड करें। अगर उनका सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बढ़ेगी तो स्वभावतः ही उनका प्रतिनिधित्व राजनीति में भी बढ़ सकेगा। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जिस प्रकार भारत में स्थानीय सरकारों में जो सबसे तीसरे लेवल की जो सरकार है भारत में, उसमें जिस प्रकार 1/3 पद महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं, उसी प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में भी कम से कम 1/3 पद वह महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि भारत में बहुत लंबे समय से महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में बढ़े, इसके लिए एक विधेयक वह बार बार संसद के पटल पर आता है। लगभग 10 वर्षों से इस प्रकार का एक प्रस्ताव जो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 1/3 करने के संदर्भ में है, वह लंबे समय से लंबित है, लगभग 10 वर्ष से अधिक समय से वह लंबित है। 2010 में जो सरकार थी उसने राज्यसभा में इस प्रकार का एक विधेयक वो सरकार लेकर आई थी कि महिलाओं की संख्या लोकसभा में भी 1/3 वह अनिवार्यतः कर दी जाए, लेकिन वह राज्यसभा में पास हो गया था विधेयक, वह लोकसभा में नहीं पहुंच सका और उसके बाद सरकार परिवर्तित हो गई। इस प्रकार का ये विधेयक लगभग 10 वर्षों से लंबित है। आशा है आगे आने वाले दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में, साथ ही विधानसभाओं में भी महिला प्रतिनिधित्व जो है भारत में बढ़ेगा, लेकिन आज की स्थिति अभी हमने देखी है। अंतिम एक बिंदु जो हम इस पाठ के निष्कर्ष के रूप में पढ़ सकते हैं, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि जितने भी सामाजिक विविधताएं वे सभी लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होती, और सामाजिक असमानताओं की राजनीति में चर्चा
यह असाधारण नहीं है, ये एक सामान्य बात है। कई बार सामाजिक असमानताओं को जब राजनीति में उठाया जाता है, सामाजिक विभाजनों को जब राजनीति में मुद्दा बनाकर उठाया जाता है, तो उसका परिणाम हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कई बार वंचित जो समूह है उसको इसका लाभ मिलता है। इस लैंगिक असमानता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस लैंगिक असमानता भी एक ऐसा विषय है, एक ऐसी सामाजिक असमानता है जिसको राजनीति में उठाने के कारण से जो वंचित वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनको लगातार लाभ मिल रहा है। जैसे जैसे राजनीति के अंदर यह असमानता वाला विषय यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच के असमानता का विषय राजनीतिक मुद्दा बनेगा और महिलाओं के हित की बात राजनीति में जितने जोर शोर से उठाई जाएगी, वैसे वैसे वंचित समूह अर्थात महिलाओं का हित बढ़ता जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पाठ के निष्कर्ष में हम इस बात को समझ सकते हैं कि सामाजिक विभाजन जो है वह राजनीतिक मुद्दा बनने पर वंचित समूहों को लाभ होता है। ये हम इस लैंगिक असमानता के इस विषय के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने इस अध्याय 4 का यह पहला भाग पूरा किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे विषय को जितना हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसके संदर्भ में आपका कोई प्रश्न हो तो वीडियो के सब्सक्रिप्शन में नीचे कमेंट्स में अवश्य आपको लिखना चाहिए। नोट्स प्राप्ति के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार।